अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको डिस्कस करेंगे। क्यों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग करके पढ़ाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करेंगे। आज से तकरीबन 200 साल पहले साइंसदानों ने कंपाउंड्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन लिविंग सोर्स। यानी वो कंपाउंड्स जिन्हें जो है वो नॉन लिविंग सोर्स के जरिए यानी मिनरल्स के जरिए से हासिल किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है, उनको आप स्टडी करते हो किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और वो कंपाउंड्स जिनको लिविंग सोर्स के जरिए से हासिल करें, चाहे वो अलाइव हों चाहे वो डेड हों, लेकिन सोर्स क्या होनी चाहिए, लिविंग सोर्स, उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पर टेबल सॉल्ट, मार्बल, जो है वो सोडियम कार्बोनेट, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत जो है वो फेमस कंपाउंड है एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर से हासिल करते हैं। फिर इसी तरीके से अल्कोहल, उसे हम वाइन से हासिल करते हैं। टर्टेरिक एसिड, जिन्हें हम ग्रेप से हासिल करते हैं। सिट्रिक एसिड्स, जिसे हम लेमन से हासिल करते हैं। फिर ग्लूकोज, सक्रोज, जिसे हम शुगर केन से हासिल करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो एक थ्योरी पेश की गई थी सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिहाज से। वो जो थ्योरी थी वो कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या मानना था? जिस साइंसदान ने पेश की उनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने 1815 में पेश की। उनका ये कहना था कि भाई वाइटल जो है एक खास किस्म की फोर्स है, और वो फोर्स जो होती है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंदर उनके जो है सेल्स या टिश्यूज में पाई जाती है। और उसी वाइटल फोर्स की वजह से वो जो कंपाउंड्स हैं उन्हें आप सिर्फ लिविंग सोर्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स के जरिए से हासिल कर सकते हो, और उनको आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। यानी आप उनको जो है वो मैन मेड नहीं हो सकते, इंसान नहीं बना सकता, उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। और उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हम प्रिपेयर नहीं करते। फिर आपके पास ये साइंसदान थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वूलर। उन्होंने 1828 में सबसे पहले क्या किया, पोटाशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, हीट किया, तो यहां से बना अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को आपने मजीद हीट किया तो आपके पास ये बना क्या, यूरिया। अब जब ये यूरिया फॉर्म हुआ तो इस 1828 के अरसे से लेकर 1850 तक मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वर्क किया, और वर्क करने के बाद फिर उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें नॉन लिविंग सोर्स के जरिए से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो लेकिन जब आपने ये देखा कि भाई बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं, उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, कार्बन। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन जो कैरेक्टर है, जो मेन एलिमेंट है, वो कौन है, वो कार्बन है। लेकिन उस कार्बन की खसूसियत जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर से बिल्कुल अलग है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक chemistry is the study of carbon containing compound except carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लें किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें मैग्नीशियम 2+ होता है, कार्बोनेट 2- होता है, ठीक है। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इस तरह से, ये मैंने आपको प्रिपेयर करना सिखाए हैं मेरे स्टार्टिंग लेक्चर्स में, जहां इंट्रोडक्शन बेसिक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां जाकर आप समझ सकते हैं।
हैं। फिर इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, इनको आप स्टडी नहीं करते। फिर बाइकार्बोनेट्स हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर इसी तरीके से कार्बाइड्स हैं जिसकी हम बात कर लें क्या, कैल्शियम कार्बाइड्स, इनको हम स्टडी नहीं करते। असल में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कौन से कंपाउंड्स को करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें किस किस तरह से चेंजिंग आ सकती है, ठीक है, उनकी नेचर को हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब सबसे बड़ा जो रीजन है, ठीक है, कि भाई जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर क्या है, तो नीचे हमने उस रीजन को भी डिफाइन किया। हमने कहा कि भाई कार्बन की एक अलग ही खसूसियत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या खसूसियत है कि कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, स्ट्रेट चेन बनाते हैं। कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो यहां से ब्रांच चेन बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कार्बन की एटम की नेचर जो थी वो पाई जाती है किधर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी और यही कार्बन की प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स आपस में जुड़े, स्ट्रेट चेन बनाए, कार्बन कार्बन एटम्स आपस में जुड़े, ब्रांच चेन बनाए, कार्बन कार्बन के एटम्स आपस में जुड़े, साइक्लिक कंपाउंड बनाए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर के कार्बन के एटम की ये प्रॉपर्टी के कार्बन का एटम खुद से क्या कर सके, लॉन्ग चेन बनाए, ब्रांच चेन बनाए या साइक्लिक कंपाउंड बनाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, कैटिनेशन। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ खसूसियात की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कंपोजिशन की। तो यहां पर मैं एक एक हेडिंग जो है वो डिक्टेट करवा देता हूं। तो कंपोजिशन में आप लिख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। It may also contain nitrogen, phosphorus, sulfur and oxygen with carbon and hydrogen atoms। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन होती है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। उनके कंपाउंड्स में ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी आपके पास इस तरह के भी इनके जो है वो जो है इनके कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में ये वाले भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नेचर कैसी होती है, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। और कोवलेंट इन नेचर में ये इनके अंदर दोनों टाइप्स की बॉन्डिंग होगी, यानी ये पोलर इन नेचर भी है, नॉन पोलर इन नेचर भी है। नॉन पोलर कब होते हैं, जब कार्बन कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हों और साथ में इनके हाइड्रोजन। अब नॉन पोलर हम इन्हें क्यों कहते हैं, वजह यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है। अगर हम यहां कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कार्बन टू कार्बन एटम 2.5 माइनस 2.5, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा तो ये आपके पास कैसे होंगे नेचर में, नॉन पोलर। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जैसे अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल की बात कर लेते हैं, यहां पर जो है कार्बन के साथ जो कार्बन एटम है, सही है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में है क्या कि एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों का झुकाव ज्यादा अपनी तरफ रखे, ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। यहां ऑक्सीजन, अब दोनों में शेयरिंग तो है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ऑक्सीजन के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन के झुकाव को ज्यादा अपनी तरफ रखता है, तो इसी वजह से पार्शियली नेगेटिव और इस पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, अब तीसरी बात पर आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर।
अक्सरियत जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये आपके पास नॉन पोलर इन नेचर है। कैसे हैं नेचर में? नॉन पोलर इन नेचर हैं। तो ज्यादा नॉन पोलर इन नेचर होने की वजह से ये कंपाउंड जो हैं वो उन्हीं में डिसॉल्व होंगे जिनकी खसूसियत, मतलब जिसमें हल होने की सलाहियत पोलर की पोलर में है। हम कहते हैं ना, एक रूल है हमारा, लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर इसी तरीके से जो आपके पास पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। हाँ, इनकी ये खसूसियत है कि जो पोलर कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोलर होते हैं, और जो आप पानी में जैसे सोडियम क्लोराइड को मिलाया तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये इनमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। तो इसकी सॉल्युबिलिटी में लिख लें कि ये किस तरह से सॉल्युबल होते हैं। इसमें आप लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर, सो दे आर soluble in non-polar solvents, like benzene, ether, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, अब चौथे पे बात कर लेते हैं, क्या? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे देखें आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब हम आयनिक कंपाउंड पे बात करेंगे वहां हम कहेंगे कि उनके दरमियान में मॉलिक्यूल्स के, उनके जो आयंस होते हैं उनके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और एक पॉजिटिव आयन के गिर्द नेगेटिव आयन क्या करते हैं, अपना क्रिस्टल लेटिस यानी जाल बिछा देते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, इसी वजह से उनको तोड़ना भी मुश्किल है, उनको एनर्जी भी ज्यादा दी जाती है, जिस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत लो होते हैं। तो ये कैसे होते हैं नेचर में? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप यहां पर भी लिख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, so they can be easily broken down and volatile in nature. They can be easily broken down and volatile in nature. Volatile in nature का मतलब क्या है? Volatile in nature का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर के ऊपर ही जो है वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैसियस स्टेट में। जैसे आप पेट्रोल ले लो, ठीक है, और पेट्रोल को आप खुला छोड़ दो तो आप देखोगे कि वो फौरन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, ठीक है, ये इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं? लो होते हैं। तो ये भी लिख लें, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लेस। ठीक है, अच्छा, थर्मल इनस्टेबिलिटी। अब जरा सा इस पे बात कर लेते हैं, ये चार हमारी हेडिंग हो गई। थर्मल इनस्टेबिलिटी क्या है? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। यहां पर लिखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर थर्मली अनस्टेबल। Organic compounds are thermally unstable. They decompose into smaller molecules. On heating. This property of great commercial instance. ठीक है, this property is great commercial importance. This property is great commercial importance. Example as in the cracking of petroleum. अब cracking of petroleum एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन के जो एटम्स होंगे, यानी कार्बन 20 तक की जो चेन होगी ना, इसको आप तोड़ देते हो किसके अंदर? कार्बन 10 में। फिर इसी तरीके से आप इसको कार्बन 5 में, कार्बन 4 में, इस तरीके से तोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं नेचर के अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्मली इनस्टेबल होते हैं। अच्छा, इनफ्लेमेबिलिटी पे बात करते हैं, इनका जलना। जैसे ये कैसे जलते हैं? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जब हमारे घरों में सुई गैस या मीथेन गैस उसको जलाया जाता है तो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ठीक है, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्यूल, एज अ फ्यूल के तौर पर हम
हम यूज करते हैं हीट एनर्जी के, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लेते हैं इनफ्लेमेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल, organic compounds are inflammable, they burn in the presence of air, they burn in the presence of air and produce carbon dioxide and water vapors. They burn in the presence of air and produce carbon dioxide and water vapors with huge amount of heat energy, with huge amount of heat energy release, with huge amount of heat energy, ठीक है, with huge amount of heat energy, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किस चीज के ऊपर, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर। अब जो है वो रिएक्टिविटी क्या है, इनके रिएक्शन बनिस्बत इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्लो होते हैं, ठीक है, स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो इनको फास्ट करने के लिए या तो हम इनको हीट करते हैं या आप यहां पर एक्टिव कैटालिस्ट यूज करते हैं ताकि इन रिएक्शंस की स्पीड को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अब जरा सा इस पे लिख लें रिएक्टिविटी के ऊपर, आप लिखें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग organic compounds are much slower, reactions involving organic compounds are much slower, that is why organic reactions requires heating and the use of proper catalyst to speed up the reaction, अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी के बाद किस चीज के ऊपर, नॉन आयोनिक कैरेक्टर, यानी इनका जो कैरेक्टर आपके पास है, जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। जब हम इन दोनों बॉन्ड्स की बात करते हैं तो आपके पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। कार्बन हाइड्रोजन में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम अल्कोहल की बात कर लेते हैं जो कि पोलर इन नेचर है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, लेकिन इनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। अगर इसका 2.6 है तो इसका कितना है, इसका होता है आई थिंक 3.0, ये चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है, ठीक है, 3.0 माइनस 2.6 जो कि आ रहा है 0.4, तो 1 पॉइंट जो है वो 7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना वो आपके पास क्या है, लेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपके पास वैल्यू जो है ना, अगर इससे आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो हम कहेंगे कंपाउंड जो है वो कैसे होंगे, पोलर इन नेचर होंगे। सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से जो है वो 1.7 की वैल्यू ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड जो है वो आपके पास पोलर इन नेचर है। अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ऊपर वैल्यू आ जाती तो हम बोलते कि ये आपके पास कंपाउंड जो है इनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, आयोनिक कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, 1 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस हो तो हम कहते हैं कि उन कंपाउंड का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, ज्यादा आयोनिक इन नेचर, लेकिन ये नॉन आयोनिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगली बात कर लेते हैं किस चीज के ऊपर, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब जरा सा हम इस पे बात कर लें। पहले ये लिख लें, नॉन आयोनिक कैरेक्टर को यहां पर लिख लें, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, the electronegativity difference is very small, so they are non-polar in nature. The electronegativity difference is very small, so they are non-ionic in nature, ठीक है, and show non-ionic character। अच्छा, अब similarity in behavior क्या है, similarity in behavior, और यहां से हम जो है इसको हम जरा सा समझा दें, ये क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अभी मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है क्या, अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2,
ठीक है। अब अल्केन में जब हम बात करेंगे, पहला मेंबर होगा CH4, दूसरा मेंबर होगा C2H6, तीसरा मेंबर होगा इस फॉर्मूले से C3H8। हर एक जो है डिफरेंस के अंदर आप देख रहे होंगे मिथाइलिन ग्रुप का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इन सबके केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, एक जैसी होंगी। किसकी वजह से? इस मिथाइलिन ग्रुप के डिफरेंस की वजह से। इस मिथाइलिन ग्रुप का जो डिफरेंस जब आएगा तो हम इनको कहेंगे कि ये क्या है, इनकी होमोलोगस सीरीज, ठीक है, यानी सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच ईच मेंबर इज डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज। तो हम कहेंगे कि ये सारे सीरीज के कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, एक जैसी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। लिख लें, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो क्लोज रिलेशनशिप। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो क्लोज रिलेशनशिप with each other due to presence of same functional group, due to presence of same functional group। अब हम इसको भी डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। वो क्या है? जो रिएक्टिव पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शन के अंदर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्काइल हैलाइड हैं, अल्कोहल हैं, ईथर हैं, ईस्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में इनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी ना होने के बराबर होती है, तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। ना ही मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई हालत में, ना ही ये सॉलिड स्टेट में, किसी भी हालत में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये भी लिख लें, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन फ्यूज्ड स्टेट एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी मैंने हेडिंग इस वजह से नहीं लिखाई, मैंने कहा ताकि आपका भी वक्त बचे, मैंने साथ साथ समझा भी दी और मैंने इनको डिक्टेट भी कर दिया। अब डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्यों इतने वसी पैमाने पर इतनी ज्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैले हुए? तो सबसे पहली वजह क्या है? कैटिनेशन। तो आप यहां से लिख लेंगे, सही है। कैटिनेशन के अंदर आप लिखेंगे कार्बन एटम्स, ठीक है, यहां से लिख लेंगे, ठीक है। Carbon in organic chemistry to form a single and multiple bond with another carbon atoms and different other atoms like oxygen, nitrogen, sulfur. This self-linking property of carbon to bond itself to other carbon atoms and form long chain, branch chain and cyclic compound is called catenation। यानी कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़े और वो अपनी जो है वो टेट्रावैलेंसी, पहले तो ये इसको पूरा करेगा, इस चीज को, अपनी टेट्रावैलेंसी को। टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के बाद, ठीक है, या तो वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, या तो वो दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, या तो वो आपके पास कैसे जुड़ेगा? ब्रांच चेन बनाएगा, ठीक है। फिर हम यहां पर बात करेंगे इस तरीके से ब्रांचेस बनाएगा, ठीक है। फिर या तो वो साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा, इसका कार्बन का ये जो बिहेवियर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैटिनेशन, ठीक है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह जो है वो एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको हम यहां पर क्या लिखते हैं? आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे किस पर? पेंटेन की बात करते हैं। यहां से हम लिखते हैं C5H12। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? CH3 CH2 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 CH3, ये है क्या? नॉर्मल पेंटेन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल पेंटेन। फिर इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से लिखा जाए, CH3, कार्बन की यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दें, इधर मिथाइल ग्रुप लगा दें, इधर लिखें CH2 CH3, तो ये क्या कहलाएगा? आइसोपेंटेन। फिर इसी तरीके से एक यहां
यहां कर दें, ठीक है, और 4 आपके पास मिथाइल ग्रुप यहां लिखें, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यू पेंटेन। यानी एक कंपाउंड के क्या हो सकते हैं, यानी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे एक कंपाउंड हम ये लिखते हैं CH3 CH2OH, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहां पर हम क्या लिखते हैं, सही है, ये हुआ इथेनॉल। फिर ये आपके पास हुआ डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। अब ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट। यानी ये क्या हुआ यहां से C2H6O। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले क्या है, डिफरेंट है। एक तो ये वजह है आइसोमेरिज्म की, इसी वजह से इनकी मिकदार बहुत ज्यादा जो है वो यहां पर मौजूद है। अब तीसरा जो इनके कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्सिटी इनकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं किस चीज के अंदर, जब हम शुगर पढ़ेंगे, शुगर के बाद हम बायोकेमिस्ट्री में जब जाते हैं, वहां पर जाकर जब आप इनको स्टडी करेंगे तो वहां देखेंगे कि इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो हजारों से शुरू होके मिलियंस में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रोटीन का आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, आपको यहां से भी अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ना, ये क्यों इतनी ज्यादा मिकदार में इनके कंपाउंड जो है वो मौजूद है, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम की जो आपस की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बात करें। जैसे कार्बन कार्बन की खुद की आपस की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, और ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहां पर है वो है कितनी, 355 किलो जूल पर मोल। फिर इसी तरीके से इसी के नेचर का सिलिकॉन है, सिलिकॉन की बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखें तो ये कितनी होती है, 200 किलो जूल पर मोल, कार्बन के मुकाबले में कम है, ठीक है। इनकी दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं किसकी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की, तो इनकी जो आपस की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 452 किलो जूल पर मोल। कितनी होगी, 452 किलो जूल पर मोल। इसी वजह से ये सिलिकॉन जो है वो सिलिकेट्स की फॉर्म में आपके पास अर्थ में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन की भी बात करते हैं तो एज कंपेयर टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन एटम्स, कार्बन ऑक्सीजन की भी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, और वो कितनी है, 351 किलो जूल पर मोल। यानी आपस में जो स्ट्रेंथ है बनिस्बत दूसरे कंपाउंड की बहुत ज्यादा होने की वजह से कार्बन जो है वो नेचर में जो है वो बहुत ज्यादा मवाफिक मिकदार में अपने कंपाउंड्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, फिर मजीद आगे बढ़ाते हैं इसको। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिविंग थिंग्स के जरिए से हासिल करेंगे। लिविंग थिंग्स हम एनिमल्स और प्लांट से हासिल करते हैं, और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में, हमारे सेंसेस में, ऑर्गन्स में परफॉर्म करते हैं। उसमें से मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, फिर हम प्रोटीन्स हासिल करते हैं, फैट्स एंड ऑयल हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम हासिल करते हैं मकई से, जो है गंदम से, मकई से, जो है, और आलू से, चावलों से, जौ से। फिर डिफरेंट जो है वो फ्लावर से परफ्यूम्स हम हासिल करते हैं, फ्लेवर्स हम डिफरेंट टाइप्स के हासिल करते हैं, और इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो हम हासिल करते हैं यहाँ से। प्रोटीन्स हम हासिल करते हैं दालों से, और जो है इसके साथ साथ जो है वो फली से, और विटामिन डिफरेंट फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ऑयल्स हम हासिल करते हैं, सोयाबीन का तेल है, पाम ऑयल कहलाता है, और इसी तरीके से जैतून का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, और मूंगफली का तेल वगैरह है, इससे हम हासिल करते हैं, जो हमारे पास कहलाती है डायरेक्ट एसुलेशन। तो इसमें वर्डिंग लिख लें, वर्डिंग आप लिखेंगे जो है, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन डायरेक्टली,
many organic compounds are obtained directly from plants or animal sources by isolation. From plants and animal sources by isolation. A few familiar examples are proteins, carbohydrates, fat and oils, vitamins, hormones, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, राइजेंस एटसेट्रा। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक मिनरल्स पे बात करते हैं। ऑर्गेनिक जो है वो मिनरल्स हम कह लें कि ये हम जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं प्लांट्स के, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि हजारों साल पहले जो है वो जमीन के अंदर जाकर जो है वो बरेड होकर रह गए। जमीन की अंदर से जो है वो हीट और ऊपर से हाई प्रेशर की वजह से वो जमीन के अंदर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की तरह सेव हो गए। तो आज के दौर में, जदीद दौर में, एक वो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है जो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक मिनरल सोर्स कहलाता है। तो इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रा आपके पास क्या कहलाता है, रॉक, पेट्रा मींस रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेचुरल गैस है, पाकिस्तान में सुई गैस के मकाम पर पाई जाती है तो सुई गैस भी कहते हैं। फिर इसी तरीके से मीथेन गैस भी कहलाती है। कोल एक मिक्सचर होता है, ठीक है, किसका, कोल गैस, कोल टार, कोक और अमोनिकल लिकर का। तो जो आपके पास डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो वुड्स होती हैं वो पहले कन्वर्ट होती हैं किसके अंदर, पीट के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा लाल सुर्ख लकड़ी होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो है वो आपके पास चेंज करती है लिग्नाइट में, फिर बिटमिनस, फिर डार्क ब्राउन कलर हो जाता है उसका। ठीक है, फिर इसी तरीके से एंथ्रासाइट, फिर सबसे लास्ट में जो है वो हो जाता है कैसा, बिल्कुल इस फॉर्म में कोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है। ठीक है, अपनी बुक में आप देख लीजिएगा, जो लिखी हुई हो उसको एक नजर देख लीजिएगा। ठीक है, अब फिर ये जो कोल है, ठीक है, अब हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम हमारे पास कहलाता है रॉक ऑयल। तो लिखिए, पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल। पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल is a mixture of hydrocarbons. Petroleum means rock oil is a mixture of hydrocarbons. The hydrocarbons in petroleum are mostly alkenes, साइक्लोअल्केन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये अल्केन्स क्या हैं, अल्कीन्स क्या हैं, अल्काइंस क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, इसको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब दूसरे नंबर पर आ गई हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे पास क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये भी जो है वो जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स इनके अंदर जो कार्बन एटम्स जो होते हैं वो उनकी जो है जो चेन की तादाद है, यानी उसमें जो है लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के जो है वो कंपाउंड होते हैं। जैसे आप कह लो अल्केन्स के मेंबर, फर्स्ट 4 मेंबर्स आपके पास आ गए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनकी परसेंटेज इसमें ज्यादा होती है। अच्छा, ये जो नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस हमारे पास जो होती है ये डेथ प्लांट्स और एनिमल्स के डिके की वजह से, मतलब ज्यादातर हम कहते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ ही पाई जाती हैं। ठीक है, जहां पर जो है पेट्रोलियम जो है वो रॉक ऑयल मौजूद होगा, वहां पर नेचुरल गैस मौजूद होगी। वो आपके पास क्रूड ऑयल की फॉर्म में होगा, ये आपके पास गैसियस स्टेट में होगी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और जो है वो ज्यादातर ये जो होती है नेचुरल गैस, ये एनिमल्स डिके की वजह से होती हैं और जमीन के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है बिल्कुल जमीन की तह के अंदर जो है वो बरेड हुई भी होती हैं। तो नेचुरल गैस के बारे में आप लिख लें, नेचुरल गैस इज अ gaseous form of fossil fuel. Natural gas is a gaseous form of fossil fuel which is a mixture of low boiling point of hydrocarbons.
which is a mixture of low boiling point of हाइड्रोकार्बन्स। अब जो नेचुरल गैस होती है इसमें ज्यादा जो मिकदार होती है वो मीथेन की है, ठीक है। मीथेन जो है जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4 और इसकी परसेंटेज जो है वो आई थिंक 94.06% है। फिर इसी के बाद इसके और मेंबर्स भी होते हैं, इथेन होती है हमारे पास, ठीक है, C2H6, इसकी परसेंटेज जो है वो 1.05% होती है, आप देख लीजिएगा किताब में लिखी भी होगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से मजीद जो है और भी आपके पास जो है लो बॉइलिंग पॉइंट और जो है जिनके कार्बन एटम्स की चेन छोटी हो, मतलब कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के नंबर ऑफ एटम्स वाले जो है वो अल्केन्स जो होंगे जो है वो नेचुरल गैस में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम कोल की बात कर लेते हैं। कोल को हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, सही है, कोल गैस, कोल टार, कोक और अमोनिकल लिकर में। ये तो मैंने बता दिया कि किस तरह से कन्वर्ट होती है, वुड से पीट, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, फिर उससे एंथ्रासाइट, फिर आपके पास कोल फॉर्म होता है। जिस मेथड के जरिए से हम इसको अलग करते हैं ये कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इस मेथड को? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि आप इसको क्या करते हो, सही है, कोल को स्ट्रांगली हीट करते हो। व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी आप स्ट्रांगली हीट करोगे, एयर मौजूद नहीं होगी, एयर की गैर मौजूदगी में आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। फिर इस प्रोसेस के अंदर कोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोल गैस में, ठीक है, ये हमने यहां पर लिखी कोल गैस। फिर इसी तरीके से कोक में, कोक, फिर इसी तरीके से कोल टार और फिर अमोनिकल लिकर, ठीक है, विच आर द सोर्सेज ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हमारे पास और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने के जराए हैं। कोल गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस का। कोल गैस को टाउन गैस भी कहते हैं। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं फिशर टॉप मेथड। इस मेथड के जरिए से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर आपको यहां से हासिल होते हैं हायर अल्केन्स और साथ ही साथ वाटर वेपर्स एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो एनर्जी का सोर्स है ये, इसको हम एयर की मौजूदगी में जब जलाते हैं तो आप जो है एज अ फ्यूल के तौर पर भी इसको यूज करते हो। कोल टार जो है वो लिक्विड फॉर्म में हम कहते हैं कि एक जो है थिक ब्राउन लिक्विड होता है और इस लिक्विड के जरिए से जो है पहले तो आप डायरेक्ट आइसोलेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, और मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो डायरेक्टली ही आइसोलेट किए जाते हैं कोल टार के जरिए से। फिर इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर आप क्या करते हो, जो है इसको जो है डिफरेंट और मजीद जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है। इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से इनके फ्रैक्शनल कॉलम्स में जो है वो डिफाइन जो है वो आपके पास क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। यानी जो है सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम इसको इंटर करवाते हो हीटर, बॉयलर या आप कह लो स्टीम क्रैकर के जरिए। स्टीम क्रैकिंग एक मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए से आप क्या कर रहे हो, ठीक है, इस क्रूड ऑयल को या यानी जो कोल टार है, सही है, विस्कस ब्राउन लिक्विड है, ठीक है, उसको इंटर करवाते हो पाइपलाइन के जरिए से। फिर उसको आप जो है इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हो। तो जो आपके पास लो बॉइलिंग वाले जो है वो आपके पास क्या होंगे, मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स होंगे, यानी जो रिफाइनरी गैस होती है जिनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बहुत जो है वो कम होगा, वो
और वोलेटाइल गैसेस होंगी वो 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, फिर पेट्रोल जिसमें कार्बन जो है वो 5 से कार्बन 6 के कंपाउंड्स होते हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होंगे, ठीक है, जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से जो है सॉल्वेंट्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक, सही है, ईथर वगैरह, ठीक है, वो आपके पास जो है इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, इसको जो है आप जो है जब अलग करते हो 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है एरोप्लेन फ्यूल्स भी कहलाता है ये, ठीक है, इसको 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अलग कर लेते हैं। फिर इस तरीके से डीजल है 360 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो अलग हो जाता है। हम जो है ये जो आपके पास जो हैवी मोटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनके डीजल इंजन हो वहां इसको इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के इंजन के अंदर जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर ये बॉयल होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से फ्यूल ऑयल्स होते हैं जो कि हम जो है वो शिप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फिर मजीद जो मटेरियल बच जाता है रेजिड्यू, ठीक है, इसको भी आपके पास जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, ठीक है, और जो है कारपेट रोड्स वगैरह होते हैं उनकी प्रिपरेशन के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इस सेपरेशन, अच्छा फिर अभी बात कर लेते हैं किसकी, कोक की। कोक आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आप क्या करते हो, डिफरेंट मेटल्स को ऑक्सीडाइज करवाने में, ठीक है, मुख्तलिफ जो है स्टील की मिल्स में जहां पर आपके पास जो है आप जो है कोयले को या फिर और दूसरे जो है जो आपके पास मेटल्स होते हैं इनको फ्यूज करवाने के लिए, ठीक है, उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन कराने के लिए एज अ रेड्यूसिंग एजेंट जो है वो कोक को जो है वो यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का जो है वो मिक्सचर होता है, ठीक है, डिफरेंट इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर जो हम यहाँ से पेट्रोल हासिल करते हैं, ठीक है, इस पेट्रोल को फिर क्या किया जाता है, ठीक है, इसकी जो है वो रिफाइनरी की जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्या कहते हैं बेटा, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब क्लास काफी लेंथी हो गई है तो मैं इसको डिक्टेट नहीं करवाया, इन मेथड को आप बुक से ही लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम में लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल की वजह से जो एक गाड़ियों के अंदर से अलग से आवाज आ रही होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं शार्प मेटालिक साउंड जो कहलाती है नॉकिंग। और उस नॉकिंग की वजह से जो गाड़ियों की इंजन की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, कारकर्दगी कम हो जाती है। तो कहा गया कि भाई ये जो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल की वजह से, तो आप क्या करो कि जो आपके पास जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल बनाते हो और उस स्केल को हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। ठीक है, जितना अच्छा, मतलब ये एक आर्बिट्ररी नंबर होता है, ठीक है, इस ऑक्टेन नंबर मतलब अगर जिस पेट्रोल जो है वो आपके पास अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसकी आर्बिट्ररी ऑक्टेन नंबर की वैल्यू जो होगी वो होगी कितनी, 100%। तो जो है इसकी क्वालिटी को फ्यूल की बढ़ाने के लिए शुरू में आपके पास क्या किया गया, ठीक है, इसको हम क्या करते थे, ठीक है, टेट्रा इथाइल लाइड, ठीक है, इसको यूज करते थे ताकि इसके जरिए से इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। अब टेट्रा इथाइल लाइड इसका ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम जब अल्केन्स को पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे तो वहां बताएंगे। लेकिन टेट्रा इथाइल लाइड के अंदर, ठीक है, जब इसके जरिए से जो है क्वालिटी ऑफ फ्यूल को बढ़ाने की कोशिश की गई तो देखा गया कि जो है आपके पास लेड जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपाउंड नहीं है, टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो एक दूसरा जो है वो मेथड यूज किया गया जिसमें आप क्या करते हो, स्ट्रेट चेन अल्केन यानी नॉर्मल अल्केन्स में आप मेंबर लेते हो कौन सा, ऑक्टेन। इस ऑक्टेन को आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट
मीट करते हो, ठीक है। और स्ट्रेट चेन आपके पास हाइड्रोकार्बन को आप कन्वर्ट कर देते हो किसमें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, जो आपके पास क्या कहलाता है 2,2,4 ट्राइमीथाइल पेंटेन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे 2,2,4, फिर ये क्या कहलाता है ट्राइमीथाइल पेंटेन, ठीक है। इस मेथड के जरिए से जो आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है क्या, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब एक और मेथड है जिसके जरिए से, जिसमें हायर अल्केन्स की डीकंपोजिशन होती है, और हायर अल्केन्स को आप क्या करते हो, ठीक है, स्मॉलर अल्केन्स के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ देते हो, और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकिंग, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है क्या किया, हीट किया किसको, ठीक है, इथेन को इन द एब्सेंस ऑफ जो है एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक तो ये इथीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, साथ ही साथ मीथेन में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। ये जो मेथड होता है इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रैकिंग। फिर एक और मेथड होता है जिसमें आप स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल्स में जोड़ते हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब लास्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ये कहलाता है सिंथेटिक जो है मैन मेड जो तरीकेकार है उसके जरिए से जो है वो कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाए। इसके दो मेथड हैं, एक कहलाता है पार्शियल सिंथेसिस और दूसरा कहलाता है टोटल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस में हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है उसके जरिए से आप जो है वो टारगेट मटेरियल जो है वो हासिल करते हैं। तो जो मेथड इसके अंदर यूज किया जाता है ये कहलाता है पार्शियल सिंथेसिस, जिसमें एक एग्जांपल है कि जो है इंडस्ट्री में कंपाउंड प्रिपेयर होता है जिसको हम बोलते हैं आइबियोप्रोफीन। इसको जो है क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है क्यूमीन के जरिए से। तो जो मेथड है वो कहलाता है क्या, पार्शियल सिंथेसिस। लिख लें, ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑकर इन मैनी स्टेप्स, समटाइम्स एन इंटर प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन is used to synthesize a target product. This process is called partial synthesis. अब टोटल सिंथेसिस क्या होती है, जो हमारे पास जो है स्टार्टिंग मटेरियल को कन्वर्ट करें मैनी स्टेप्स में, और मैनी स्टेप्स के बाद आप क्या करो, टारगेट प्रोडक्ट मटेरियल हासिल करो, तो ये आपके पास कहलाता है क्या, टोटल सिंथेसिस, ठीक है। अब इसको भी लिख लें, इसमें आप starting material converts to through many steps into target product called total synthesis। एक जो है वो कैंसर का एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टैक्सोल, वो आपके पास इस टोटल सिंथेसिस मेथड के जरिए से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। पार्शियल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस, जो आपके पास सिंथेटिक मेथड होते हैं, इनसे बहुत सारे हम हमारे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो है वो कंपाउंड्स जो होते हैं जिनको हम अपनी आम लाइफ में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडहेसिव मटेरियल हैं, ठीक है, जो दो डिफरेंट मटेरियल्स के दरमियान में जो है वो अट्रैक्शन के लिए और जो है वो जो है आपके पास यूज किए जाते हैं। और इसी तरीके से जो है हम कहते हैं एपॉक्सी रेजिन्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसी तरीके से प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान है, सोप है, ऑयल एंड पेंट्स हैं, ये सब आपके पास जो है मैन मेड होते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ हमने बताया, ठीक है, ये हमारी आम लाइफ में भी ये सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल किया जाता है। यही हमारे
हमारे पास कहलाती हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपकी बुक में जो भी लिखे हुए हों तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे डिस्कस किया, इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो है वो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, उन हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूलाए कैसे बनाते हैं और उनके जरिए से फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलाए कैसे बनाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला हैं वो कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।